नमस्कार दोस्तों, विश्व के प्रमुख झीलों के अध्ययन की श्रृंखला में तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमरेश कुमार। हम लोगों ने विश्व के 5 प्रमुख झीलों का अध्ययन कर लिया है। अब हम सबसे पहले हम लोगों ने पहले वीडियो में कैस्पियन सी, अरल सी और बैकाल झील का अध्ययन किया। दूसरे वीडियो में ग्रेट लेक्स, जिसके अंतर्गत 5 झील आते हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो, उसका अध्ययन कर लिया है। और उसके अलावा ग्रेट विक्टोरिया झील का अध्ययन कर लिया है। आज हम 16-17 महत्वपूर्ण झीलों का अध्ययन करेंगे। आप इस वीडियो के साथ समय बिताइए, क्योंकि 16-17 वीडियो का अध्ययन उसकी पूरी जानकारी के साथ जरूरी है। परीक्षा में आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, इसलिए पेशेंस बनाए रखिए। सबसे पहला झील है तंजानिका झील। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि पूर्वी अफ्रीका में रिफ्ट वैली बन गए हैं। वहां पर एक हॉट स्पॉट का विकास इसके अंतर्गत हुआ था। धरती के अंतर्गत हॉट स्पॉट विकास होने से यह इलाका गुम्बद जैसा हो गया और 2 रिफ्ट वैली बन गई हैं, ये पूर्वी तरफ और पश्चिमी रिफ्ट वैली। और ये शुरू होता है उत्तर में जॉर्डन नदी, डेड सी, सी ऑफ अकाबा, रेड सी और होते हुए यहां पर आता है। इसमें पश्चिमी वाले में जो रिफ्ट वैली है, उस रिफ्ट वैली में जो झील है उसी झील का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है यह मलावी झील या न्यासा झील। मलावी देश के नाम पर इसका झील मलावी झील कहते हैं, वैसे इसका नाम न्यासा झील है। यह मोजाम्बिक, तंजानिया और मलावी के बीच में है। ठीक है, इसमें 3 देश पड़ते हैं, मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया। दूसरा झील जो आप देख रहे हैं वह है रुकवा झील, जो पूरी तरह से तंजानिया में है। तीसरा महत्वपूर्ण झील है तंजानिका झील, जो जाम्बिया, तंजानिया, बुरुंडी इधर और इधर जायरे या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, उसके बीच में पाया था। यह विश्व का, दुनिया का दूसरा सबसे गहरा झील है और काफी लंबा है। ये जितने भी झील देख रहे हैं रिफ्ट वैली के झील है। उसके अलावा ये किवू झील है जो रवांडा में और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में, एडवर्ड झील युगांडा में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में, और एल्बर्ट झील जो युगांडा में और इसके बीच में पाए जाते हैं। इनको क्रम से आप याद रखिए, 2-3 बार उंगली पर प्रैक्टिस करेंगे। दक्षिण से उत्तर की तरफ या उत्तर से दक्षिण की तरफ, मलावी, रुकवा, तंजानिका, कीवू, एडवर्ड, इल्बर्ट, या ऊपर से इल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू, तंजानिका, रुकवा और मलावी झील। दूसरा महत्वपूर्ण झील है लेक चाड यानी चाड झील। यह पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, इसकी भी स्थिति वैसी ही हो गई है जो अरल सागर की हो गई है, यानी इसका भी आकार बहुत छोटा हो गया है। इसमें जल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है बाहर से। यह भी एक इंडरिक झील है, यानी इसमें बाहर से नदियां आती है, छोटी छोटी नदियां आती हैं, लेकिन इसका पानी नहीं जाता है बाहर। इसमें 4 देश आते हैं, चारों देशों का नाम याद रखना आसान है, नाइजर, नाइजीरिया, और चाड इसका नाम है तो एक चाड और कैमरून। यह एक समय था जो अफ्रीका का सबसे बड़ा झील हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में इसकी स्थिति बहुत बुरी हो गई है। तो देखिए, नाइजर, नाइजीरिया, चाड और कैमरून, 4 इसमें हैं। ठीक है। दूसरा है ऐतिहासिक, बता ही दिया आपको, यह भी छिछला झील है और इसकी स्थिति भी बहुत बुरी हो गई है। जैसे ये देख लीजिए, इसमें भी आपको गाना दोहरा सकते हैं जो हम लोगों ने अरल सी में दोहराया था कि कल चमन था आज ये सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। 1973 में चाड देखिए कितना हंसता खेलता हुआ, ये ब्लू देखिए कितना पानी है। और 2017 में देखिए चाड की स्थिति। अब तो नाइजर और नाइजीरिया में तो है ही नहीं, अब तो कैमरून और चाड में थोड़ा सा बचा है। इसलिए, और चूंकि चाड के चारों तरफ सघन आबादी है और बहुत हद तक अपने जीवन पानी यापन के लिए चाड निर्भर पर है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस बुरी स्थिति के लिए इसको एक बड़ा मानव त्रासदी कहा है और कहा है कि वहां पर जो 11 मिलियन लोग हैं उन लोगों के लिए इसका बचे रहना काफी जरूरी है। अगला झील है लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका दक्षिण अमेरिका में बोलिविया और पेरू के बीच में है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा नौगमन योग्य झील है। दुनिया का सबसे ऊंचा झील नहीं है, दुनिया का सबसे ऊंचा नौगमन योग्य झील है, जो एंडीज माउंटेन में बोलिविया और पेरू के सीमा पर पाया जाता है। यह फ्रेश वाटर यानी शुद्ध जल का झील है
अगला है ओजोस डेल सलाडो, यह भी दक्षिण अमेरिका में है और एंडीज पर्वत पर भी है। यह विश्व का सबसे ऊंचा झील है, ज्वालामुखी झील है। दो देशों के बीच में स्थित है, चिली और अर्जेंटीना। यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी भी है और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखीय झील भी है। यह स्ट्रेटो प्रकार की ज्वालामुखी है। स्ट्रेटो प्रकार का मतलब होता है जिसमें कई स्तर पाए जाते हैं और कई उसके मुंह होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका लोकेशन यहां पर आप पढ़े होंगे मरुस्थल को, यानी तो मरुस्थल में हमारे वीडियो को देखिएगा। इस यहां पर ये अटाकामा मरुस्थल है जो विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है, उसके नजदीक स्थित होने के कारण यहां भी शुष्कता की स्थिति पाई जाती है। अगला 3-4 झील है, वह है ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील, लेक अथाबास्का, रेंडियर लेक और लेक विनिपेग। ये पांचों झील कनाडा में है। इनका भी निर्माण ठीक उसी प्रकार से हुआ है जैसे ग्रेट लेक्स का हुआ था, यानी आज से करीब 14 लाख साल पहले प्लीस्टोसीन काल में, जिसे हिम काल कहते हैं, इस इलाके में हिम भर गया था और जब पिघल के उधर जब गया तो जो इलाके डिप्रेशन वाले रह गए, रगड़ गए, तो वो बन गए। सबसे उत्तर में ग्रेट बियर लेक है जो बोरियाल फॉरेस्ट यानी टैगा क्षेत्र में पाए जाते हैं और पूर्णतः अंटार्कटिका में, पूर्णतः कनाडा में स्थित यह सबसे बड़ा झील है। दूसरा है ग्रेट स्लेव लेक जो कनाडा का सबसे गहरा झील तो है ही, नॉर्थ अमेरिका का सबसे गहरा झील है, यानी ओंटेरियो से भी ज्यादा गहरा है। और तीसरा महत्वपूर्ण जो है वह लेक विनिपेग है जिसका वाटरशेड यानी जितने इलाके का पानी उसमें आता है वो उसका सबसे बड़ा है। यूएसए के 4 जिलों के भी 4 राज्यों के पानी भी इसमें आते हैं और कनाडा के भी 5 राज्यों के पानी आते हैं। अगला इंपॉर्टेंट झील है लेक बालखस। बैकाल से कंफ्यूजन नहीं होना है। हमने कैस्पियन सी पढ़ा था जो 5 देशों में है, फिर हम लोगों ने अरल सी के बारे में पढ़ा था जो 2 देशों में है, और आज हम पढ़ रहे हैं लेक बालखस के बारे में जो केवल 1 देश में है, और वह देश कौन सा है? कजाकिस्तान। इसमें जो नदियां आके मिलती हैं उनका नाम जानना ज्यादा जरूरी नहीं है, यह जान लीजिए कि केवल कजाकिस्तान में पाया जाता है और चीन के जिंजियांग प्रांत से आकर के इसमें नदियां आती हैं और इसमें पानी का यानी पानी का स्रोत इसका चीन है। इसका लेक बालखस की खासियत यह है कि इसका पूर्वी भाग अपेक्षाकृत खारा है और दक्षिणी भाग मीठा जल है। ठीक है, यह क्लोज बेसिन है यानी कैस्पियन सी और अरल सी के समान इसका पानी बाहर नहीं जाता है, इतनी ही इसकी खासियत है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण झील है, वह झील है लेक आयर जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में आप देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो ये प्रांत है उस प्रांत में दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में लेक आयर है। यह भी यह सिम्पसन डेजर्ट, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे डेजर्ट हैं, गिब्सन, सिम्पसन, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, उनमें से सिम्पसन डेजर्ट क्षेत्र के स्थित है। यहां पर यह भी खारा पानी का झील है, यह भी इंडोहेरिक है यानी बाहर से यहां पानी आते हैं। ये आगे यहां जो आर्टिजियन बेसिन है ऑस्ट्रेलिया का, आर्टिजियन बेसिन के ठीक दक्षिण स्थित है। इसके बारे में जान लीजिए कि यह ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट साल्ट लेक है, सिम्पसन लेक के दक्षिण में स्थित है, इंडोहेरिक लेक है, मैंने बताया था। ऑस्ट्रेलिया का यह सबसे गहरा स्थान है। ऑस्ट्रेलिया में इससे ज्यादा गहरा स्थान स्थल पर नहीं है, और इसकी एक बड़ी खासियत है कि इसमें अलगल बूम होते हैं। अलगल बूम होने के कारण इसका रंग जो है पीला हो जाता है, ये पिंक हो जाता है। अलगल बूम किसके कारण से होता है? बीटा कैरोटीन युक्त डंडेलिया सेलिना नाम के जो एल्गी हैं वो होते हैं। एल्गल बूम का हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल आप ये जान लीजिए कि पानी में अलगी पाए जाते हैं और सभी अलगी में जो उसके पिगमेंट होते हैं उसके अलग अलग रंग के होते हैं। अलगी आप देखिएगा, रात में सोइएगा तो पता चलेगा कि पानी पर कुछ नहीं है, और सुबह जगेंगे तो पता चलेगा कि पानी के पूरे सतह पर कभी हरे रंग का, कभी पिंक कलर का छोटा छोटा माफ कीजिएगा, छोटा छोटा जो एल्गी फैल गया है, जो पानी को पूरी तरह से ढक गया है, उसे एल्गल बूम कहते हैं। तो वही जो ये डंडेलिया सेलिना है, यह जब सूख जाता है तो उसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है। आप पढ़े होंगे बीटा कैरोटीन गाजर में भी पाया जाता है, इसी कारण से इसका रंग पिंक कलर का हो जाता है।
लेक जेनेवा बहुत महत्वपूर्ण है। लेक जेनेवा लोग अक्सर हनीमून मनाने के लिए जाते हैं, जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं जिनके पास पैसे कमी नहीं होती है। लेक जेनेवा स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच में यहां पर स्थित है। इसी किनारे जिनेवा शहर है जहां कई अंतरराष्ट्रीय संधि होते हैं, कई बैठकें होती हैं। इसमें एक नदी आके गिरती है, उस नदी का नाम है राइन नदी। राइन इसके उल्टे इधर से निकलती है। इस इलाके में एक बड़ी महत्वपूर्ण एक देश है यहां पर, वह देश है लिंचेस्टाइन। इस इलाके में कौन सा है? एक महत्वपूर्ण देश है लिंचेस्टाइन, जो ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच स्थित है। यद्यपि झीलों का विषय नहीं है ये, लेकिन इसके बारे में जान लीजिए कि लिंचेस्टाइन विश्व के 2 डबल लैंड लॉक कंट्रियों में से एक हैं। आप लैंड लॉक्ड कंट्री सुने होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम ही लोग डबल लैंड लॉक कंट्री के बारे में जानते हैं। विश्व में केवल 2 ही डबल लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, एक है लिंचेस्टाइन और दूसरा है उज्बेकिस्तान। डबल लैंड लॉक्ड कंट्री ऐसे देश को कहा जाता है जो खुद तो लैंड लॉक्ड हो ही, उनको जो देश घेरे हुआ है वह भी अपने आप में लैंड लॉक्ड हो। तो इसको 2 ही देश घेरा है, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड, और वह भी जूरा माउंटेन और दक्षिण में स्विस आल्प्स। उत्तर में जूरा माउंटेन, दक्षिण में स्विस आल्प्स है। स्विस आल्प्स से ही राइन नदी निकलती है, जो लिंचेस्टाइन और स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया का सीमा बनाते हुए उधर जर्मनी चले जाती है और नॉर्थ सी में जाकर के गिरती है। अगला 2 महत्वपूर्ण लेक है जो रसिया में स्थित है, उत्तरी भाग में स्थित है, लेक ओनेगा और लेक लेडोगा। ये दोनों व्हाइट सी बाल्टिक सी कैनाल पे स्थित है। आपको बताया मैंने व्हाइट सी रंगों के नाम के आधार वाले, जब मैं सागर आपको पढ़ाया था तो उसमें व्हाइट सी पढ़ाया था और कहा था कि व्हाइट सी को बाल्टिक सी से नहर के माध्यम से जोड़ दिया गया है, कैनाल के माध्यम से जोड़ दिया गया है, और वो कैनाल जिसके माध्यम से जाती है उसमें लेक ओनेगा और लेक लेडोगा पड़ता है। लेक लेडोगा यूरोप का सबसे बड़ा लेक है जो केवल एक कंट्री में स्थित हो, और लेक ओनेगा यूरोप का दूसरे सबसे बड़ा लेक है। दोनों स्वच्छ जल का झील है। लेक ओनेगा में बहुत सारे पुराने जमाने के लकड़ी से बने हुए चर्च इत्यादि पाए जाते हैं, जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिया है। लेक ओनेगा का पानी स्विर नदी के माध्यम से लेक लेडोगा में आता है। लेक लेडोगा पानी नेवा नदी के माध्यम से गल्फ ऑफ फिनलैंड में आता है, और गल्फ ऑफ फिनलैंड बाल्टिक सी से जुड़ा हुआ है। अगला एक महत्वपूर्ण लेक है, एशियाई लेक है, कंबोडिया में स्थित है, वो है लेक टोनले सैप। टोनले सैप नाम का नदी भी है और टोनले सैप है। कंबोडिया के अर्थव्यवस्था, कंबोडिया का जीवन बहुत कुछ हद तक इस टोनले सैप पर निर्भर करता है। यह बहुत बड़ा विशाल है, इस पर नाव पर तैरते हुए गांव हैं। आई रिपीट, इसमें नाव पर तैरते हुए गांव है। उस गांव में स्कूल, कॉलेज इत्यादि सब कुछ नाव पर ही है। नाव से ही शिक्षक पढ़ाने आते हैं, उस पर जाते हैं। इसके पानी में उतार चढ़ाव होता रहता है, बहुत गहरा नहीं है। यह टोनले सैप नदी के माध्यम से रिवर मेकोंग से जुड़ा हुआ है। मेकोंग नदी को आप जानते होंगे। मेकोंग नदी का दक्षिण पूर्वी एशियाई 5 देशों में, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में ठीक वही महत्व है जो भारत में गंगा में है। इसलिए भारत और आसियान के बीच में जो एक समझौता है उसको गंगा मेकोंग समझौता संधि भी कहा जाता है। मेकोंग नदी की दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इन 5 के अलावे ये चाइना से भी आती है, इसलिए मेकोंग नदी को जानिए। लेकिन हमारा विषय टोनले सैप है। टोनले सैप वर्षा की एक खासियत है और परीक्षा में पूछा जाता है, नहीं पूछा गया है तो पूछा भी जाएगा कि मेकोंग नदी का पानी सामान्य रूप से मेकोंग नदी में टोनले सैप नदी के माध्यम से इसका पानी आता है, लेकिन जब बरसात का मौसम होता है और मेकोंग नदी में बहुत अधिक पानी हो जाता है तो यहां पर नदी की धारा उलट हो जाती है और मेकोंग नदी का पानी ये टोनले सैप में जाता है और टोनले सैप का जलस्तर बढ़ जाता है। लेकिन यहां भी बहुत सारे पर्यावरणीय समस्या हुई है। एक तो बड़ी बात है कि ये सूखता चला जा रहा है, दूसरा कि यहां पर मत्स्य का अत्यधिक दोहन हुआ है, जिसके कारण से वहां पर जो है बड़े बड़े जाल, मैकेनिकल जाल लगाए गए हैं, इसलिए उसकी स्थिति बिगड़ी हुई है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अगला है वोस्टोक लेक। वोस्टोक लेक अंटार्कटिका में स्थित है। इसका वोस्टोक नाम इसलिए पड़ा कि इसी इलाका में रसिया ने अपना वहां पर स्टेशन बनाया हुआ है।
तो अपने स्टेशन के नीचे में ये ऐसा लेक है जो पूरी तरह से बर्फ का ढका हुआ है। ये बर्फ की सतह से यानी उस पर 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत है और उसके अंदर में जो झील है वो लेक वोस्टोक है। और लेक वोस्टोक अंटार्कटिका की सबसे बड़ी झील है। आई रिपीट, लेक वोस्टोक अंटार्कटिका की सबसे बड़ी झील है। अंटार्कटिका का मानचित्र दिया जाता है, मैं अलग से अंटार्कटिका जब पढ़ाऊंगा तो वहां डिटेल्स बताऊंगा कि अंटार्कटिका के मानचित्र जब इस तरह से दिया जाता है तो हमें यह देखना होता है कि इसमें भारत कहां है। तो जब अंटार्कटिका का मानचित्र ऐसे आपको देगा, हमेशा ऐसा ही देगा, जिसमें ये वाला निकला हुआ पोर्शन जो दक्षिण अमेरिका के पास जाता है वो ये इसकी पहचान है। जो ही ऐसा देगा उस पर आप एक प्लस का चिन्ह बना दीजिए। जो ही अंटार्कटिका का मानचित्र आपको देगा उस पर एक प्लस का निशान बना दीजिए। ऊपर हो जाएगा 0 डिग्री यानी ग्रीनविच रेखा और नीचे हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और इधर से हो जाएगा 90 डिग्री वेस्ट, 90 डिग्री ईस्ट। और भारत का आप देशांतरी विस्तार जानते हैं कि भारत का देशांतरी विस्तार है 68,7 से 97,25। तो 90 जब आपको रेफरेंस पॉइंट मिल गया तो यहां से यहां तक में भारत का होगा। तो परीक्षा में कभी अगर पूछा जाए या इधर पूछा जाए कि आप कैसे पता करेंगे तो यह विधि है। इसी इलाके में भारत का जो एक रिसर्च स्टेशन है भारतीय स्थित है, जबकि 0 डिग्री से थोड़ा सा पूर्व जाकर के दूसरा रिसर्च स्टेशन है मैत्री। और एक दूसरा महत्वपूर्ण एशियाई झील लेक टोबा जो अपने किस्म का एक अलग प्रकार का झील है। 25 मिलियन साल पहले इंडोनेशिया के जो सुमात्रा द्वीप के उत्तरी भाग में एक टोबा विस्फोट हुआ था, बहुत बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। विश्व में कहा जाता है कि 2 साल 3 साल तक मैंने ऐसा अनुमान किया जाता है कि सूर्योदय नहीं हो पाया था, इतने धूल कण गए थे। इसकी लंबाई चौड़ाई यानी कि 100 किलोमीटर लंबा, यहां देखिए ये 100 किलोमीटर लंबा और 30 किलोमीटर चौड़ा ये बड़ा इलाका जो है ज्वालामुखी के कारण से पूरा उड़ गया और बीच में ये द्वीप छूट गया। इसलिए यह झील के अंदर, खासतौर पर यह ज्वालामुखी झील के अंदर स्थित एक द्वीप है जिसका नाम है समोसिर आइलैंड। इस पर गांव बसे में लोग टूरिस्ट वहां जाते हैं। यह समोसिर आइलैंड इससे थोड़ा सा यहां कनेक्टेड था, इसे काट दिया गया, अब यह पूरी तरह से आइलैंड हो गया है। तो मैंने इसके बारे में बता दिया कि यह अपने आप में एक अलग प्रकार का है लेक टोबा। कई परीक्षाओं में पूछा जाता है, आप याद कर लीजिए। लेक टोबा सुमात्रा में यानी इंडोनेशिया में के सुमात्रा द्वीप के उत्तरी मध्य भाग में स्थित द्वीप है। इस प्रकार से हमने लगातार 3 क्रमिक वीडियो में विश्व के सभी महत्वपूर्ण झीलों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त किया है। मुझे लगता है कि झीलों के बारे में अब परीक्षा के में आपके कोई भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। और अगर केवल आप सामान्य जानकारी के लिए प्रबुद्ध नागरिक के रूप में भी हमारे इस वीडियो को देखे होंगे तो आपको बहुत आनंद आया होगा। फिलहाल इजाजत दीजिए और देखते रहिए हमारा वीडियो और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। नमस्कार।